glucose regulation before a meal, and dipstick glucose strip test. ओके जी। सो टुडेस टॉपिक इज ब्लड ग्लूकोज लेवल बिफोर मील। कल हमने बात की थी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो रेगुलेट करती है बॉडी एज ए होमोस्टैटिक मैकेनिज्म। आफ्टर मील तो डेफिनेटली ग्लूकोज लेवल हाई था। अब हमें खाना खाए हुए 7-8 घंटे गुजर चुके हैं, हमने फास्टिंग की हुई है, रोज़ा रखा हुआ है। तो इन सूरतों में हमारे जो ग्लूकोज लेवल है वो डेफिनेटली लो हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो ग्लूकोज है वो ब्लड के थ्रू सेल्स में जा रहा है और सेल्स उसको यूज कर रहे हैं फॉर रेस्पिरेशन। अब 120 mg पर 100 ml से वो जब नीचे जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड डिक्रीज बिलो द सर्टेन लेवल। तो दिस इंफॉर्मेशन ऑफ लो ग्लूकोज लेवल, ये ग्लूको रिसेप्टर्स जो ब्लड वेसल्स में हैं उनके थ्रू सेम ब्रेन तक जाएगी इंफॉर्मेशन, और ब्रेन जो है वो दोबारा पेनक्रियाज को मैसेज कंडक्ट करेगा। और पेनक्रियाज में कल भी हमने कहा था अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। तो कल तो जो अल्फा सेल्स थे जिनका हमें पता है कि वो ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं और बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। तो कल तो उन्होंने जो हमने बात की थी कि ग्लूकागॉन जो है स्टॉप हो जाएगा प्रोडक्शन और बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करेंगे, मगर आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं ग्लूकोज लेवल लो होगा। तो अब ग्लूकागॉन ग्लूकागॉन हार्मोन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और इंसुलिन की जो रिलीज हो रही थी प्रोडक्शन, या इंसुलिन जो रिलीज हो रहा था, इंसुलिन कम और आखिर स्टॉप हो जाएगा रिलीज होना। ठीक है। अब ये ग्लूकागॉन डेफिनेटली जाएगा ब्लड में। ग्लूकागॉन ब्लड में और वाया ब्लड ये हार्मोन पहुंचेगा उन्हीं दो इसके टारगेटेड सेल्स हैं, लीवर के सेल्स और मसल्स के सेल्स। लीवर और मसल्स के सेल्स के बारे में हमने कल भी ये कहा था कि यही वो दो सेल्स हैं कि जिन के जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें रिसेप्टर रिसेप्टर जी प्रोटीन्स हैं for the attachment of these signaling molecule hormones। तो यहाँ पर भी यही होगा कि जो लीवर है उसके रिसेप्टर जी प्रोटीन्स पर ग्लूकागॉन अटैच हो जाएगा, और अटैच होकर यहाँ पर भी वही मैकेनिज्म ट्रिगर होगा कि जैसे ही ये बाइंड होंगे सेल मेम्ब्रेन के साथ, तो ये जी प्रोटीन में कन्फर्मेशनल चेंज आएगी, मींस ये रोटेट होंगे। और इनकी रोटेशन ये अब हम यहाँ दिखा भी देते हैं, कल भी हमने ये बात की थी कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें रिसेप्टर जी प्रोटीन्स जो हैं, इन जी प्रोटीन्स के पास खास रिसेप्टर साइट है फॉर द हार्मोन्स लाइक ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन जो है उसने इसमें कंफर्मेशनल चेंज कर दी है अटैच होने के बाद, और ये जी प्रोटीन एक्टिवेट हो गई है, और इसने एंजाइम कैस्केड एंजाइम कैस्केड मींस सीरीज ऑफ एंजाइम एक्शन ट्रिगर कर दिया है। अच्छा,
तो ये यहाँ पर जो एंजाइम कैस्केड है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम है एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेज वो एंजाइम है जो कैटालाइज करेगा, जो कन्वर्ट करेगा एएमपी को साइक्लिक एएमपी में, या यूं कह लीजिए कि एडिनाइल साइक्लेज ही वो एंजाइम है जो एटीपी को पहले एडीपी, फिर एएमपी और फिर साइक्लिक एएमपी में चेंज करता है, कैटालाइज करता है। और जब ये साइक्लिक एएमपी बन जाता है तब साइक्लिक एएमपी बाइंड करता है काइनेसिस एंजाइम्स के साथ। तो साइक्लिक एएमपी अटैच्ड विद द काइनेसिस एंजाइम्स और उन्हें एक्टिवेट करेगा। यहाँ पर मसला क्या है? यहाँ पे मसला ये है कि जो ये सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो टिश्यू फ्लूइड है, जो ब्लड से निकल निकल कर आ रहा है, उसमें ग्लूकोज क्वांटिटी कम हो गई है, तो उसको बढ़ाना है। अब यहाँ पर मौजूद जो काइनेसिस एंजाइम्स हैं, ये क्या करेंगे? दे एक्टिवेट फॉस्फोरालाइज या फॉस्फोरालाइजेशन। तो एक एंजाइम है जिसका नाम है फॉस्फोराइलेज काइनेज एंजाइम। मैं इसी पे लिख देता हूँ, फॉस्फोराइलेज काइनेज एंजाइम। अब ये फॉस्फोराइलेज काइनेज एंजाइम क्या करता है? ये क्या करते हैं कि फॉस्फेट अटैच करते हैं ग्लाइकोजिन मॉलिक्यूल्स के साथ। अब ग्लाइकोजिन मॉलिक्यूल तो एक बड़ा मॉलिक्यूल है, हमने एएस के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि ये अमाइलोपेक्टिन की तरह है। इसकी ब्रांचेस होती हैं, 1,4 और 1,6 लिंकेज होती है इसमें। ये एक ब्रांच पॉलीसेकेराइड है। तो इसके साथ जब बहुत से फॉस्फेट अटैच होंगे तो उन फॉस्फेट इनऑर्गेनिक की वजह से इसका स्ट्रक्चर वीक होगा, और वीक होकर फॉस्फेट अटैच होने के बाद ग्लाइकोजिन ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। ग्लाइकोजिन जो है वो ब्रेक होगा इनटू डाइसैकराइड्स और फिर इनटू मोनोसैकराइड। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलिसिस। तो ग्लाइकोजिनोसिस या ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये वो प्रोसेस है जिसमें फॉस्फोराइलेज काइनेज एंजाइम एडिशन ऑफ फॉस्फेट करके ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स के साथ उनको ब्रेक करते हैं, और ये एंजाइम कैस्केड के थ्रू होता है। अब यहाँ पर साइक्लिक एएमपी वही सेकेंड मैसेंजर है जो एम्पलीफाई कर रहा है ओरिजिनल सिग्नल को जो ग्लूकागॉन लाया था, और इस तरह बहुत सा ग्लाइकोजन जो है वो टूटकर ग्लूकोज बनेगा, और वो ग्लूकोज जो है वापस आपको कल भी बताया था कि GLUT4 प्रोटीन गेट्स जो हैं वो इन काइनेसिस एंजाइम्स की वजह से ओपन होंगे, और जितनी भी ग्लूकोज होगी वो इन GLUT से निकलकर बाहर टिश्यू फ्लूइड में चली जाएगी, और इस तरह जो टिश्यू फ्लूइड है उसमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होगी, और वहां से फिर वो जो ग्लूकोज है ब्लड कैपिलरीज में चली जाएगी, और ब्लड कैपिलरीज में जाकर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर देगी। ठीक है जी। अब इसको हम ओवरऑल अगर समराइज करें तो ये बड़ी सिंपल सी बात है
कि जब ग्लूकोज लेवल लो होता है तो ग्लूको रिसेप्टर्स फीडबैक मैकेनिज्म नेगेटिव के थ्रू रिसेप्टर्स ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं और ब्रेन जो है उन मैसेजेस को रिसीव करके क्या करता है कि पैंक्रियाज तक मैसेज पहुंचाता है कि वो अल्फा सेल्स से ग्लूकागॉन ज़्यादा रिलीज करवाए और बीटा सेल्स इंसुलिन की प्रोडक्शन बंद करवा दे और फिर वो ग्लूकागॉन ब्लड में शामिल होकर लीवर और मसल सेल्स तक पहुंचता है जहां पर उसके लिए रिसेप्टर जी प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद हैं। ये ग्लूकागॉन उनके साथ अटैच हो जाता है और अटैच होने के बाद उन जी प्रोटीन में कन्फर्मेशनल चेंज लाता है और कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से अंदर एंजाइम कैस्केड चलता है और उस एंजाइम कैस्केड की वजह से एक एंजाइम एडिनाइल साइक्लेज जो है वो एक्टिव होता है और एटीपी को कन्वर्ट करता है इनटू साइक्लिक एएमपी और जब जितने ज़्यादा साइक्लिक एएमपी बनेंगे उतने काइनेज एंजाइम एक्टिवेट होंगे। तो साइक्लिक एएमपी यहाँ पर जो है वो सेकेंडरी मैसेंजर है और जो ग्लूकागॉन है वो यहाँ पर प्राइमरी मैसेंजर है। अब फॉस्फोराइलेज काइनेज एंजाइम्स इस साइक्लिक एएमपी की वजह से एक्टिवेट होंगे और एक्टिवेट होने के बाद एडिशन ऑफ फॉस्फेट करने लगेंगे ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स के साथ और ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स टूटने लगेंगे इनटू डाई एंड देन इनटू मोनोसेक्राइड। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलिसिस और GLUT4 प्रोटीन गेट्स इन काइनेज की वजह से एक्टिव होंगे और एक्टिव होने पर खुलेंगे और ग्लूकोज यहाँ से निकलकर टिश्यू फ्लूइड में जाएगी और टिश्यू फ्लूइड जो है उसमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाएगी और वहां से ग्लूकोज जो है वो कैपिलरीज में चला जाएगा। इस तरह ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वहां पर मेंटेन हो जाएगा दोबारा। ठीक है जी, ओके जी। आफ्टर ग्लूकोज रेगुलेशन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूरिन एनालिसिस। एक्चुअली यूरिन एनालिसिस हमें क्या बताता है? यूरिन एनालिसिस गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन्स इन द यूरिन। अब कीटोन्स कहाँ से आ गए? इसी चैप्टर में हमने बात की थी कि जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं वो अमीनो एसिड्स उनकी डीअमाइनेशन होती है लीवर में और डीअमाइनेशन के बाद एक्सक्रीशन के स्टार्ट में ही मैंने बताया था जो अमीनो एसिड्स हैं डीअमाइनेशन के बाद यूरिया बनता है और बाकी बच जाने वाला अमीनो एसिड जो है वो कीटो एसिड कहलाता है। तो ये वो कीटोन्स हैं जी। तो अगर ग्लूकोज और कीटोन्स यूरिन में हो इट इंडिकेट दैट पर्सन हैज डायबिटीज। आमतौर पर हमने नेफ्रॉन को जब पढ़ा था तो हमने इसको क्लियर किया था कि पीसीटी प्रॉक्सिमल कर्वेलेटरी ट्यूब्यूल वाले एरिया में तमाम ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो जाती है और यूरिन में ग्लूकोज आनी नहीं चाहिए। अगर ग्लूकोज आ रही है और कीटोन्स भी आ रहे हैं तो ये इंडिकेशन है कि ये पर्सन डायबिटिक है। और इफ ब्लड ग्लूकोज इंक्रीजेस टू सर्टेन वैल्यू जो मैंने आपको बताई है 120 mg 80 से लेकर 120 mg उससे ज्यादा है 200 है 300 है तो ये एक इंडिकेशन है कि उस शख्स को डायबिटीज हो सकती है। सम टाइम यूरिन में प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं which indicate that your kidneys are not working properly। तो सम टाइम ग्लूकोज और कीटोन्स के अलावा कुछ प्रोटीन्स भी जो हैं वो यूरिन में होते हैं और इन प्रोटीन्स की मौजूदगी खतरनाक होती है। ये इंडिकेशन होता है कि माइट बी किडनीज आर सफरिंग सम डिजीज। लेकिन ऐसा भी है कि प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन जो है इट माइट बी ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, इट मे बी ड्यू टू हाई फीवर, it may be due to after exercise and it may be due to pregnancy some proteins present in the urine। तो यूरिन एनालिसिस हमें एक आइडिया देता है कि हमारी हेल्थ कैसी है।
तो यूरिन एनालिसिस के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक क्लासिकल पुराना मेथड है, उसका नाम है, उस तरीके को हम कहते हैं डिप स्टिक टेस्ट। ठीक है जी, डिप स्टिक टेस्ट फॉर ग्लूकोज इन द यूरिन, फॉर ग्लूकोज इन द यूरिन। तो डिप स्टिक टेस्ट हमारा क्या है? बेसिकली ये एक स्टिक लाइक हमारा एक सेंसर है, ये अवेलेबल है। इसे डिपस्टिक इसलिए कहते हैं कि इस छोटी सी स्टिक के एक एंड पर कुछ इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स मौजूद हैं। इतने हिस्से को यूरिन में डबोना पड़ता है, डिप करना पड़ता है, तब हमें रिजल्ट पता चलता है। और रिजल्ट आता है कलर चेंज की सूरत में। साथ में हमें दुकानदार उसके अंदर ही एक चार्ट देता है, हम कलर मैच करते हैं। जितना कलर मैच जिस वैल्यू से होगा उतने यूरिन में ग्लूकोज है। अब ये स्टिक जो है, इसकी कंस्ट्रक्शन को समझिए। ये इस तरह से एक स्टिक होती है, यहाँ पर एक पैड है। पैड का मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन का बना हुआ एक छोटा सा पैकेट है, पैड कहते हैं उसे। इसमें एंजाइम इमोबिलाइज्ड करके हमने डाला हुआ है। एएस में हमने एंजाइम के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि एंजाइम्स को इमोबिलाइज किया जा सकता है सोडियम एल्जिनेट में। ठीक है जी। तो ये जो पहला पैड है, इस पहले पैड के अंदर जो एंजाइम होता है वो एंजाइम है ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम। अब यहाँ पर है पहले हिस्से में ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम। और रेस्पिरेशन के चैप्टर में ये बात हमने पहले ही पढ़ ली हुई है कि ऑक्सीडेशन का मतलब है addition of oxygen, removal of hydrogen, protons and electrons। तो अगर तो यूरिन में ग्लूकोज है, तो इस एंजाइम की वजह से ये ग्लूकोज ऑक्सीडेज उस ग्लूकोज को कैटलाइज करेगा इनटू टू प्रोडक्ट्स। नंबर वन, ग्लूकोनोलैक्टोन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। इन दो प्रोडक्ट्स उसकी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के बाद बनेंगी। अब ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं, इन दोनों प्रोडक्ट्स ने आगे जाना है। तो ग्लूकोज ऑक्सीडेज जो है उसने इसको ब्रेक कर दिया है। अच्छा, ये ग्लूकोनोलैक्टोन को ग्लूकोनो ग्लूकोनिक ग्लूकोनिक एसिड भी कहते हैं, याद रखिएगा। ग्लूकोनोलैक्टोन एंड ग्लूकोनिक एसिड इज सेम थिंग एंड H2O2। तो ये तो है बड़ा मॉलिक्यूल, ये यहीं रुक जाएगा। और H2O2 जो है वो आगे जाएगा, क्योंकि अगले पैड के अंदर एंजाइम है, उसका नाम सिंपल डेफिनेटली पर ऑक्सीडेज है। पर ऑक्सीडेज एंजाइम। और जो पर ऑक्सीडेज होते हैं वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को ही ब्रेक कर सकते हैं। तो H2O2 जो है वो आगे जाएगा और पर ऑक्सीडेज के साथ जब H2O2 का रिएक्शन होगा
तो ये ब्रेक हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ये कैटलाइज्ड होगा, ब्रेक होगा, और ब्रेक होकर ये बनाएगा वाटर एंड ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन भी फ्री होंगे। एक और तीसरा पैड है, इसमें इंडिकेटर कलर है मौजूद है। हमें पता है, हमने DCPIP, मिथाइलिन ब्लू, ये इंडिकेटर कलर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। हमें पता है ये कलर चेंज करते हैं जब इन्हें प्रोटॉन्स मिलते हैं, जब इन्हें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो इसमें जो पिगमेंट है उसका नाम है क्रोमोजिन। तो जो क्रोमोजिन है वो शुरू में कलरलेस होता है, और जितना ज्यादा H2O2 कैटालाइज होता है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स इसको मिलते हैं, ये रिड्यूस होता है, इसका कलर ब्राउन होता है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इससे मिलेंगे उतना ये डार्क ब्राउन हो जाएगा। तो हमारे पास जो कलर चार्ट मौजूद है उससे हम फिर कंपेयर करेंगे इसका कलर। तो डार्कर द कलर, मोर द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। ठीक है जी। तो जो हमारे पास एक क्रोमोजिन है, ये ब्राउन कलर में हो दे देगा। लाइट ब्राउन है तो कम ग्लूकोज है, डार्क है तो ज्यादा है। तो ये यूरिन एनालिसिस के लिए है। हम अभी ब्लड में से नहीं कर रहे। बेसिकली जो ग्लूकोज है उसका क्या लेवल है ओरिजिनल, जो हमारा करंट स्टेटस है वो तो देता है ब्लड। यूरिन में से भी आप ग्लूकोज को इस डिपस्टिक टेस्ट की मदद से चेक कर सकते हैं कि अगर इसमें ग्लूकोज की कुछ ज्यादा वैल्यू आ रही है तो हमें ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी चेक करवा लेना चाहिए। तो ये है जनाब डिपस्टिक टेस्ट, जो कि हमें रेंज बता देता है ग्लूकोज लेवल की, कि यूरिन में कितना है। और नॉर्मल पर्सन के यूरिन में तो होगा नहीं। अगर ये होगा तो ये एक डायबिटिक पेशेंट के ब्लड में ही होगा। ठीक है जी। चलिए। Thanks for watching.